नमस्कार। आप ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में व्यस्त हैं और इस बीच में एक बड़ा कांड हो चुका है, एक बड़ा खेल हो चुका है और दुनिया को बहुत जल्दी हो सकता है एक नई परमाणु शक्ति मिले और ये परमाणु शक्ति चीन के लिए चुनौती बन जाए और उस पे काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और इसके साथ ही जापान के परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की कहानी लिखी जानी शुरू हो गई है। हालांकि इस कहानी में बहुत सारे कैच हैं, दाएं हैं बाएं हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अटकेगा तो कहाँ अटकेगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। वो हम आज के इस वीडियो में करेंगे। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि डोनाल्ड ट्रंप उधर ईरान खेल रहे थे और इधर चीन की घेराबंदी कर रहे थे, और ऐसी वैसी नहीं, खतरनाक परमाणु घेराबंदी। आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने एक मुद्दा उठाया है और उसने कहा कि जापान परमाणु बम बनाने जा रहा है। जापान परमाणु बम बना सकता है, उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा प्लूटोनियम है और वो प्लूटोनियम जो रिफाइन किया गया है, वो प्लूटोनियम जो ईरान के पास अभी तक नहीं है। उसके पास यूरेनियम है लेकिन इनके पास प्लूटोनियम है, लेकिन दोनों रेडियोधर्मी हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि रिफाइनमेंट कितना है, तो परमाणु बम की ग्रेड जितना प्लूटोनियम जापान रिफाइन कर चुका है, ऐसा चीन का दावा है। और उधर ईरान के बारे में कोई सबूत नहीं है, लेकिन अमेरिका ईरान पर बम बरसाता है। हालत यह है कि चीन का कहना है कि उसके पास रीप्रोसेसिंग की पूरी सुविधा है। रीप्रोसेसिंग ये होती है कि जब आपने कोई बिजली घर बनाया, उसके अंदर से आपका निकला कचरा, उसको दोबारा से रिफाइनिंग कर लेंगे। यानी ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास में जो पुराना कुछ प्लास्टिक था उसको पिघलू के कुछ आप बना लेते हैं। बहरहाल, और कम समय में न्यूक्लियर ब्रेकआउट करने की कैपेसिटी जापान की, ऐसा चीन ने कहा है, क्योंकि जापान दुनिया के उन गिनती के देशों में है जिनके पास परमाणु बम पूरा तैयार करने की A to Z सारी टेक्नोलॉजी है। और वो ये कह रहे हैं कि जापान के परमाणु बम को अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल किया जाए, निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाई जाए और परमाणु हथियार की दिशा में बढ़ने से जापान को रोका जाए। चीन ये कह रहा है कि ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो गया है। क्यों? क्योंकि जापान में भी आ गई एक राष्ट्रवादी सरकार। वाटरलू बिल्डिंग के सामने यूके में एक लगी है मूर्ति, और ये मूर्ति अंध राष्ट्रवाद की सबसे अच्छी पहचान है। आज ही उसका उद्घाटन हुआ है। इस मूर्ति में एक व्यक्ति अंध राष्ट्रवाद में आकंठ डूबा हुआ एक झंडा लेकर बढ़ रहा है, और राष्ट्रवाद के उस झंडे ने उसका चेहरा कवर कर रखा है, और वो बढ़े जा रहा है और उस दिशा में जहां उसके पांव के नीचे भी ज़मीन नहीं है। एक कदम और बढ़ाएगा तो डूब जाएगा। ऐसी तस्वीर, ऐसी मूर्ति यूके में इनॉग्रेशन हो रहा है इसका। और यही अंध राष्ट्रवाद जापान में बह रहा है आजकल। जापान की जो नई प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अब तेजी से परमाणु हथियारों की दिशा में तो कदम बढ़ाया ही है, वो जापान को लंबी दूरी की मिसाइल और दूसरी चीज़ों से भी लैस कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ उनको आपके पास जो पहले से जानकारी है उसके आधार पर शायद आप स्वीकार न करें, लेकिन आने वाली थोड़े समय बाद ये साफ साफ समझ में आएगा। जापान के पास 44 टन से ज़्यादा, करीब 44.5 टन अलग किया गया प्लूटोनियम है। अलग किया गया क्या होता है? सीधी सी बात यह है कि उसको जो है वो प्रसंस्कृत है। सैद्धांतिक रूप से इससे हज़ारों बम बनाए जा सकते हैं। हज़ारों परमाणु बम बनाने का जो बारूद है वो जापान ने ढूंढ लिया है। वो पूरा फ्यूल साइकिल मैनेज करना आता है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, एनरिचमेंट, फ्यूल फैब्रिकेशन और स्पेंट फ्यूल प्रोसेसिंग, यानी कंप्लीट न्यूक्लियर कैपेसिटी जापान लेके बैठा हुआ है। चीन कह रहा है इसको रोको, सबका ध्यान ईरान की तरफ है। ईरान भी अपनी परमाणु फैसिलिटी का अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण कराता था,
जापान भी कराता है। अंतर सिर्फ इतना है कि जापान अमेरिका का दोस्त है और ईरान नहीं था। बहरहाल असली समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है डुअल यूज़ की। उसी प्लूटोनियम से आप हथियार बना सकते हो और उसी से आप बिजली बना सकते हो। आपको याद होगा कि जब फुकुशिमा में परमाणु हादसा हुआ तो जापान ने भविष्य के सभी परमाणु बिजली बनाने वाले संयंत्र बंद करने का ऐलान कर दिया, जर्मनी ने भी कर दिया। लेकिन जैसे ही राष्ट्रवाद उभर के आया, इन्होंने परमाणु बिजली फिर बनानी शुरू कर दी और वो एक ऐसा खतरा था जो जापान के खुद के लोगों को मारता था। और ये चीन का दावा सही है कि सिविलियन और आपका युद्ध वाला, ये दोनों इस्तेमाल, सैनिक इस्तेमाल प्लूटोनियम के करने में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। हम सब जानते हैं कि 30% रिफाइनिंग करके भी बिजली बनाई जा सकती है। बम बनाने के लिए 90% चाहिए। ईरान के केस में रोज़ यही भजा जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है जापान तुझे 95% क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि जापान उनका है। और बड़ी बात ये, जब राष्ट्रवाद आता है तो अपने ही संविधान को बूट के तले रौंदता है। भारत में भी हम देख रहे हैं संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। संविधान टिका हुआ है, उसके इंटरप्रिटेशन के नाम पे लोग खेल कर रहे हैं। और ठीक ऐसा ही जापान में हो रहा है। वहाँ संविधान का आर्टिकल 19 है, माफ़ कीजिए आर्टिकल 9 है, 9वां अनुच्छेद। और ये 9वां अनुच्छेद जापान का कहता है कि हम युद्ध का त्याग करेंगे और आक्रामक सैन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कैसे आया, इसकी एक कहानी है। जब हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने बम गिरा दिया था तो उसके बाद अमेरिका का पूरा प्रभाव जापान के ऊपर हो गया था, या करीब करीब जापान ने उसे जीत लिया था। जीतने के बाद अमेरिका के प्रभाव में जापान का एक संविधान बनाया गया जिसमें अमेरिका ने उनको ये कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर दिक्कत आएगी तो हम संभाल लेंगे, तुम्हारी रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम परमाणु बम नहीं बनाओगे और सामूहिक विनाश के कोई भी हथियार नहीं बनाओगे। जापान छोटे मोटे हथियार बनाता रहता था और ना तो चीन को बनाना, जापान को बनाना था, ना रखना था, ना आने देना था, ये आर्टिकल 9 कहता है। और इसके साथ साथ परमाणु हथियार न बनाने का वादा भी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत जापान कर चुका था। लेकिन राष्ट्रवाद आता है, 1415 में एक नई बयार बहती है और आर्टिकल 9 का री इंटरप्रिटेशन होने लगता है। यानी संविधान की दूसरी भावना खोजी जाने लगती है कि इसका मतलब ये नहीं ये था, उसका मतलब वो नहीं वो था। जैसे हमारे संविधान के बारे में भी लोग करते रहते हैं, कभी आरक्षण का मसला हो या कोई और मसला हो। आर्टिकल 9 का जो नया इंटरप्रिटेशन आया वो ये है कि अगर कोई हमारा एलाई है उसकी रक्षा में हम सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। एलाई कौन? अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका को जब दूसरे देशों पे, खास तौर पे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया वाला जब मामला आया था पिछले दिनों, तो अमेरिका को ज़रूरत थी कि जापान उसकी तरफ से लड़े। तो जापान ने अमेरिका के लिए इंटरप्रिटेशन बदल दिया और कहा कि कोई हमारा सहयोगी है, उसकी रक्षा करने में कोई हर्ज नहीं है। जापान ने रक्षा बजट में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया, रक्षा बजट पहले के मुकाबले दुगना कर दिया और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी विकसित करनी शुरू कर दी। यानी वहाँ से सीधे मिसाइल चला के चीन पे गिराई जा सके। काउंटर अटैक डॉक्ट्रिन आया और हथियार निर्यात में ढील दे दी गई। तो अब आप खबरें पढ़ते होंगे, वो खूब सारे हथियार बना बना के भेज रहा है। यानी एक रक्षात्मक राज्य जो था, जो जिसको कह सकते हो डिफेंसिव स्टेट, वो ऑफेंसिव स्टेट बन गई। अमेरिका ने कहा कि हम आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे, जापान को परमाणु सुरक्षा देता है। लेकिन लोग कहते हैं कि संविधान तो है ना जापान का, फिर कैसे परमाणु बम बना लेगा जी? तो दुनिया में सरकारी संविधान को कितना ठेंगे पे रखती है दुनिया जानती है। और यहाँ पर कानून बदलते समय नहीं लगेगा। आप इधर जापान के संविधान पे भरोसा करते हो, उधर ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी ने संविधान से भी ऊपर ये कहा फतवा जारी करके कि सामूहिक विनाश का कोई हथियार हम नहीं बनाएंगे। ओबामा ने उस पर भरोसा किया, अमेरिका ने भरोसा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उस समझौते को तोड़ दिया, कहा कुछ नहीं होता उससे। लेकिन यहाँ पर, और जब आप उसका इंटरप्रिटेशन बदल देते हो तो चीज़ें बदलती जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, इसके कारण एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया है और वो है चीन के आसपास
एक परमाणु शक्ति नई खड़ी हो जाना, क्योंकि ये सब कर सकता है जापान। अब समस्या समझिए, चीन उस पर खुद से हमला नहीं कर सकता, क्योंकि चीन ने अपना अभी तक का रिकॉर्ड बना के रखा हुआ है कि वो संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार चलता है। अमेरिका ने अभी जो ईरान पे हमला किया, ये संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुरूप नहीं था। हमला करने की दो कंडीशन है, या तो कोई आपके ऊपर हमला कर चुका हो या हमला करने का खतरा हो। लेकिन जापान के केस में दोनों चीजें नहीं हैं, इसलिए चीन उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन दोनों चीजें ईरान के केस में भी नहीं थी, लेकिन चीन ने वहां पे हमला, माफ कीजिए, अमेरिका ने वहां पे हमला कर दिया। बहरहाल ये अपने आप में बड़ी खतरनाक चीजें हैं, और इस सब चीजें के बदलने के साथ साथ आपको एक तस्वीर समझ में आ रही है, वो ये है कि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के बर्बाद होने के बाद दुनिया का सबसे खराब परमाणु हथियारों का अनुभव रखने वाला देश आज अमेरिका के प्रभाव में आके परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल इसका आता है कि क्या अमेरिका उनको रोकेगा या नहीं रोकेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका नज़रअंदाज कर देगा? आपकी राय क्या है, लिख के बताइएगा। लेकिन मैं अभी वैसे भी आपको बता देता हूँ कि आपने सही सोचा था गलत, ये बता दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हम क्विज जैसा पूछें। अभी जो है, जो सिचुएशन बन रही है, जो हालात बन रहे हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें दो सवाल हैं कि क्या ऐसा करने से अमेरिका रोकेगा या चुपचाप आंख बंद करके अलाउ करेगा। तो बड़ा सवाल मन में आता है कि ये काम एक और देश ने भी किया था। उसने तो परमाणु प्रसार संधि पे दस्तखत भी नहीं किए थे, वो है इजराइल। इजराइल परमाणु बम बनाता चला गया, निक्सन ने उसका विरोध किया, बाद में समझौता करके उसको जाने दिया कि मैं तेरी बात ही नहीं करूंगा, तेरे को इग्नोर करता रहूंगा, तू बनाता रहियो। कि जापान के केस में भी ऐसा होगा? जापान के केस में ऐसा होने के आसार कम इसलिए लग रहे हैं कि जापान जब तक अमेरिका से सुरक्षा लेता रहेगा तब तक वो अमेरिका के नीचे रहेगा, और जिस दिन वो परमाणु शक्ति बन गया, हो सकता है कि वो उस तरह से अमेरिका पर आश्रित ना हो। लेकिन हथियारों के नए खेल में जापान के शामिल होने के पीछे दुनिया के हथियारों के कारोबार की पूरी दुनिया की एक हकीकत है। 2026 की स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस, सिप्री, उसकी एक रिपोर्ट आई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री हर साल पूरी दुनिया में, हथियारों की दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी एक रिपोर्ट जारी करता है। 2026 में जो सिप्री की रिपोर्ट आई है वो कान खड़े कर देने वाली है, और वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं, यानी हथियारों पे खर्चा, वो बढ़ गया है, और यूरोप और एशिया का खर्चा बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और ये 2.9% 2024 के मुकाबले ज़्यादा हो चुका है। मिलिट्री स्पेंडिंग्स डिक्लाइन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका खर्चा कम कर रहा है, और 14% यूरोप में बढ़ चुका है, 8.1% एशिया और ओशियाना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाके अमेरिका ने अनरेस्ट पैदा किया। नेटो को बोला हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, तो नेटो कंट्री अपने लिए हथियार खरीद रहे हैं। एशिया में अनरेस्ट ईरान के कारण सब लोग हथियार खरीदने लगे। एक नया फुंतरू कोई हथियार आता है, लोग कहते हैं हाँ भाई यही काम करेगा, वो खरीदने लगते हैं। और दुनिया भर में हथियारों को लेकर खुला कमीशन है, खुली धंधेबाजी है। आप सब जानते हैं कोई भी हथियार कहीं पे भी धरती पे खरीदा जाता है, उसमें मोटे कमीशन होते हैं, मोटी दलालियाँ होती हैं। कुल मिला के इसी तरह से आप देख रहे हैं बाजार बढ़ रहा है, और 10% से ज़्यादा दुनिया भर में आर्म फ्लो बढ़ गया है, यानी ज़्यादा हथियार खरीदे जा रहे हैं। टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसर्स की अगर लिस्ट बनाएं तो उसमें अभी भी अमेरिका झंडे गाड़े हुए है। तो ये पूरी चीज़ें बता रही हैं, सीधे से पूरी रिपोर्ट को छोड़ के ये समझ लो भाई साहब, अमेरिका को हथियार बेच रहे हैं तो सबको लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदेंगे तभी लड़ पाएंगे। ताइवान को फंसाओ, चीन से लड़ाओ, हथियार दे दो, जापान को उकसाओ, उसको हथियार दे दो, कुछ हथियार उसके खरीद लो, वो भी खुश हो जाएगा, उसके बिकवा दो। चीन को टेंशन दे दो, चीन के डर से भारत हथियार खरीदेगा। भारत को टेंशन, पाकिस्तान को टेंशन दे दो, भारत के डर से हथियार खरीदेगा। इस तरह से पूरी दुनिया में यूरोप को टेंशन दे दो, क्योंकि अब अमेरिका साथ आने वाला नहीं है, नेटो ख़त्म हो रहा है, तो वो अपना हथियार खरीदेगा। और इस तरह से पूरी दुनिया में हथियार के कच की जो मंडी है, कारोबार है,
उसकी तरफ चीज़ें जा रही हैं। और इसी से आपको ईरान में पंगा ट्रंप बार बार क्यों ले रहे हैं, इसकी समझ विकसित होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे कुछ लिंक है, उनका इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।